नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग के पास नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और आवश्यक विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि यह मंदिर हाल ही में तैयार किया गया है और स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को धार्मिक भावनाओं के साथ साथ जनसंपर्क की दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा खरीदे गए 23 बोलेरो कैंपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन सहित वन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी और वन अपराधों पर नियंत्रण को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा इन वाहनों का उपयोग वनाग्नि प्रबंधन, मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों के त्वरित संचालन में भी किया जाएगा। इस कदम से वन विभाग की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। करीब 2 महीने बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष की इस पहली कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों की आय बढ़ाने के साथ नकदी फसलों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सेब जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और इनके भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए 70 से 80% तक अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया और इससे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। और इसके साथ ही अब प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां देने के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बकौली ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। एक और नई पॉलिसी आज कृषि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई। उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम का नाम दिया गया है, इसमें ये योजना है कि इस योजना में प्रति एकड़ 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट रखी गई है और इसमें जो लोग प्लांटेशन ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए 80% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी और आगामी 5 वर्ष में इसमें 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की कृषि करने का ये योजना रखी गई है और जिसमें बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के साथ लंबी दूरी को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज सिलक्यारा सुरंग का ब्रेक थ्रू
किया गया है और सुरंग पूरी तरह से बनने के बाद ये मार्ग जल्द ही आम लोगों के लिए खुल जाएगा। मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य मंत्री अजय टम्टा का धन्यवाद करता हूं और यह हमारी लंबे समय से इच्छा थी कि जो पूरी हुई है। 12 नवंबर का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब इस सुरंग को बनाते समय हमारे श्रमिक फंस गए थे और 17 दिनों तक बचाव अभियान चलाया गया। हम सभी ने बाबा बौखनाथ से प्रार्थना की, बचाव अभियान पूरा भी हुआ और उस समय हमने संकल्प लिया था कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। यहाँ भव्य मंदिर बन गया है। लगातार आज चारधाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। चाहे वो चारधाम ऑल वेदर रोडों में भारतमाला श्रृंखला के में एक पुल से दूसरे तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो, उसी क्रम में आज सिरकेरा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे चारधाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैं इसकी पूरे हमारे और खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज ईडी द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का विरोध किया और सड़कों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तानाशाही का आरोप भी लगाया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इस मामले में न्याय की मांग भी कर रहे थे। बढ़ते आगे, लालकुआं से एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। नवीन चंद्र दुमका का कहना था कि यह कानून गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के हित में है और इससे किसी मस्जिद या दरगाह को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पार्टियों को इस कानून से आपत्ति है वे वही पार्टियां हैं जो पहले भी अन्य कानूनों का विरोध करती रही हैं। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि विपक्षी दल जानबूझकर भ्रम फैलाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल भाजपा सरकार के कार्यों में रोड़ा डालना है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए लाया गया है। हालांकि विपक्ष इस कानून को गलत तरीके से पेश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमीर लोग जो वक्फ की जायदाद पर कब्जा जमाए हुए हैं इस बिल से परेशान है, न कि कोई गरीब मुसलमान। यह बिल उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया है। नवीन चंद्र दुमका ने अंत में ये भी कहा कि मोदी सरकार के अलावा कोई सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। यह देश के लिए एक जरूरी कदम था और इस फैसले का समय बिल्कुल सही भी था। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी जताया। देखिए, पहले भी अनेक तरह की भ्रांतियां विपक्षियों द्वारा फैलाई गई और एक प्रकार से वो मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, उनमें भ्रांतियां फैलाते हैं और उसके बाद जो माहौल बनता है उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो यूसीसी हो, चाहे जो विदेश भारत की सीमा, भारत के बाहर जो देश हैं उनसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रश्न हो, उस समय भी बड़ा भ्रांतियाँ फैलाई गई कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, उनको शरणार्थी शिविरों में डाल दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा जाए। शाहीन बाग का इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब वो वास्तविकता लोगों के सामने आ गई है और ऐसी मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके पूरा समाज इसको समझेगा और उनके जो हथकंडे हैं उनमें वह बहेगा नहीं, इस्तेमाल नहीं होगा और राजनीतिक जो विरोध है वो राजनीतिक विरोधी रह जाएगा।
राजनीतिक विरोध करने का दूसरी पार्टियों को पूरा अधिकार है, कोर्ट जाने का अधिकार भी है। देखिए, और खबर देहरादून से है, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है, वहीं ट्रैफिक पुलिस भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। हालांकि बीते वीकेंड में ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी, लेकिन अब ट्रैफिक निदेशालय ने इससे जो है सबक लेते हुए 3 स्तर पर ट्रैफिक प्लान तैयार किए हैं ताकि जाम की स्थिति पर काबू पाया जा सके। चारधाम यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश और हरिद्वार से होती है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव भी इन्हीं इलाकों में देखा जाता है। यही वजह है कि देहरादून और हरिद्वार के लिए विशेष तौर पर A, B और C प्लान तैयार किए गए हैं। यातायात निदेशक NS नपलश्याल का कहना है कि सड़क सीमित है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। 10% गाड़ियां जो पहाड़ के ऊपर जाने वाली होगी और अन्य लोग उन्हीं इलाकों के लिए आई है, और उसके लिए हमने डाइवर्जन का प्लान भी हमने लागू किया था इधर गुजरावाड़ा वगैरह से। तो अब जो चारधाम यात्रा के दृष्टिगत में हमने ये जो आपका बोनीकी रेती, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार, इनके सारे एसपी ने अपना कोऑर्डिनेशन कर लिया है कि यदि ट्रैफिक का अत्यंत दबाव रहता है तो हम उसको होल्डिंग एरियाज में रखेंगे। हरिद्वार में हमारा होल्डिंग एरिया बनेगा, ऋषिकेश में, इधर नया गांव में और विकास नगर में जो हरवड़पुर में, तो उसको उस हिसाब से ईज करने की कोशिश की जाएगी। 10% गाड़ियां जो पहाड़ की। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की है। डीएम सविन बंसल ने बताया कि उनके पास सबसे अधिक ऐसे मामले सामने आए जिनमें परिवार के मुखिया की मौत के बाद घर की हालत बेहद खराब हो गई थी और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही थी, और ऐसे में सभी परिवारों का वेरिफिकेशन कराकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें आर्थिक सहायता की राशि के चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही कई बुजुर्गों और महिलाओं को भी चेक देकर प्रशासन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, और यह एक सराहनीय पहल है जो समाज के वंचित वर्ग को संबल देने की दिशा में बेहद मजबूत कदम बताया जा रहा है। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने अपने जुनून और मेहनत से एक अनोखी मिसाल कायम की है। जौनसार बाबर के मेंदर रथ गांव के रहने वाले डॉक्टर सुरेंद्र झुग्गी शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अपने ही घर में एक निजी संग्रहालय तैयार किया है। सुरेंद्र द्वारा इस संग्रहालय में पुराने जमाने की लगभग 300 ऐतिहासिक चीजों को संजोया गया है, जिनमें पुराने टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, वॉइस रिकॉर्डर और अन्य भी कई सारी जो दुर्लभ चीजें होती है वो शामिल है। सुरेंद्र का कहना है कि वे समय समय पर इन वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी से अवगत हो सके। तो ये जानकारी आपको बताते चलिए, और 300 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रहित की गई है। बढ़ते आगे खबर देहरादून से, जहां सभी विभागों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक लागू होगी, जिसको लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश भी दिए हैं, और इसको लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 1 मई से सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विभाग में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित नहीं है या पर्याप्त संख्या में नहीं है तो इसके लिए समय से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाए। आगे उन्होंने कहा कि पहले भी स्थापित बायोमेट्रिक मशीनों में यदि कोई कमी रही है तो उसे ठीक कराया जाए। आपको ये भी बता दें कि इस संबंध में पूर्व में उत्तराखंड के सभी राजकीय विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी के निर्देश दिए गए थे। बढ़ते आगे, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे घातक संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक ठोस और समग्र कार्य योजना लागू कर दी है। अब तक राजधानी देहरादून में 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। गर्मी और बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया फैलने की संभावना अधिक रहती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों में इन रोगों से निपटने के लिए अंतर विभागीय समन्वय, सक्रिय चिकित्सा व्यवस्थाएं, जन जागरूकता, निगरानी और फील्ड एक्शन के लिए व्यापक दिशा निर्देश
जारी किए गए हैं। और इस संपूर्ण अभियान में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग सहित कई विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है और विस्तार से गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया से जंग में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। और हम लोगों ने SOP जारी कर दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और नगर निगम को भी। और इसमें जैसे पिछले साल के तर्ज पे जो हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है, उसमें हम दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो कि प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, और दूसरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है इस्टेब्लिश करना, माइक्रो जोन्स बनाना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, नगर निगम के अधिकारी टीम बना के सोर्स रिडक्शन पे फोकस करेंगे दी हैं। और हम लोगों ने SOP जारी कर दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और नगर निगम को भी। और इसमें जैसे पिछले साल के तर्ज पे जो हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है, उसमें हम दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो कि प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, और दूसरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से, जहां एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मणिकर्णिका घाट पर एक युवती गंगा नदी के किनारे रील बना रही थी और तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जाकर गिर गई। तेज बहाव में बहने से युवती की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी और हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और आपदा जो राहत दल है उसने सर्च अभियान चलाया। और बताया जा रहा है कि जब तक चलाया गया तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया के लिए जान जोखिम में डालने के चलन पर सवाल खड़े करती है। बढ़ते आगे। मसूरी में मंगलवार का दिन देशभक्ति और अनुशासन के रंग में रंगा हुआ नजर आया, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा एक विशाल और भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम ने नगरवासियों को देशभक्ति, एकता और सेवा भावना से ओतप्रोत कर दिया। पथ संचालन का शुभारंभ मसूरी लंढौर गुरुद्वारा चौक सुबह से हुआ। संपूर्ण गणवेश में सजे हुए सैकड़ों स्वयंसेवकों ने घोष वादन और घोषगान के साथ पथ संचलन की शुरुआत की। संचलन नगर के प्रमुख मार्गों घंटाघर चौक, मॉल रोड, झूलाघर होते हुए लाइब्रेरी चौक पहुंचा। स्वयंसेवकों की समान चाल, घोष की मधुर ध्वनि और उनके मुख से निकलते राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नारों ने पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। जैसे ही संचलन नगर के मुख्य बाजारों से गुजरा, स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों ने ताली बजाकर, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह भी देखा गया। स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज रयाल ने बताया कि पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा के प्रति भावना को जागृत करना था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।